पृथ्वी का एक अमूल्य रत्न जो इस ग्रह के कोने कोने में फैला हुआ है। आकाश में, जल में, थल में, पृथ्वी पर हर जगह जीवन संचालित हो रहा है। पृथ्वी के सबसे जटिल प्राणियों में से एक हम इंसानों का आज इस ग्रह पर राज है। पृथ्वी की बाकी सभी प्रजातियां अभी भी भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं, लेकिन हम इंसान सारी बेड़ियों को तोड़ दूसरे ग्रहों पर भी जाने की शक्ति रखते हैं। आज पृथ्वी पर कई तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का मूल बीज एक ही था। उसी मूल बीज से विकसित होकर जीवन की अलग अलग शाखाएं निकलती गईं, और आज हम इंसान जीवन रूपी इसी विशालकाय वृक्ष की एक छोटी सी शाखा मात्र हैं। हम इंसानों को आज का इंसान बनने में करीब 4 अरब सालों का वक्त लगा है। आज हम इंसानों का इस ग्रह पर राज न होता अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार को झेलते हुए नेचुरल सिलेक्शन को न अपनाते। नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति का एक बेरहम नियम है। जो बलवान होता है वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है, और निर्बल को यह प्रकृति स्वीकार नहीं करती। चलिए नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए कछुओं के इन बच्चों का उदाहरण लेते हैं। कछुए हमेशा अपने अंडों को समुद्र से थोड़ा दूर मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंडों को समुद्र के जीवों और जमीन पर रहने वाले बेरहम जानवरों से खतरा होता है। इसलिए कछुए अपने अंडों के लिए सुरक्षित स्थान चुनते हैं। जब ये अंडे पोषित हो जाते हैं और इनसे कछुओं के छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, तो प्रकृति अपनी बाहें फैलाकर इनका स्वागत करती है। लेकिन अगर इन कछुओं को एक सुनहरा भविष्य बनाना है तो इन्हें एक कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। जो भी कछुए का बच्चा इस परीक्षा को पास करेगा वही इस प्रकृति का आनंद उठा पाएगा और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएगा। अंडों से निकलने के बाद अगर इन कछुओं के बच्चों को जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी भी तरह उन्हें दूर नजर आ रहे समुद्र तक पहुंचना होगा। प्रकृति की ये मुश्किल परीक्षा शुरू होती है। कछुओं के छोटे छोटे बच्चे समुद्र की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला। आसमान में उड़ते बेरहम पक्षी इन नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हैं। पक्षी इन कछुओं के बच्चों पर हमला बोल देते हैं। अब इन नन्हे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तेजी से भागना होगा। यदि वे आज तेजी से नहीं भागेंगे तो वे कभी भी इस प्रकृति का आनंद नहीं ले पाएंगे। जो शक्तिशाली होते हैं वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और जो कमजोर होते हैं उनके लिए प्रकृति में कोई जगह नहीं होती। जब शक्तिशाली कछुओं के बच्चे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो समुद्र की लहरें अपने आगोश में उन्हें समेट लेती हैं। अब ये नन्हे बच्चे प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और बड़े होकर अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के इसी चुनाव को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। हम इंसान अनेकों बार नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरे हैं, और आज भी हम इसी प्रकृति के इस परीक्षा से गुजर रहे हैं। पिछले 4 अरब वर्षों से हम प्रकृति के इस प्रकोप को सहते हुए आगे बढ़े हैं। हमने अनेकों बार महाप्रलय का सामना किया है और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होते देखा है, लेकिन हमने कभी भी जीने की जिद नहीं छोड़ी, और इसी जिद के कारण हमारा जीवन का सफर बेहद रोमांचक रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। हम अपने अतीत की ओर रुख करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार सिंगल सेल से लेकर आज के जटिल जीवन की रचना हुई। हम यह भी समझेंगे कि कैसे हमने नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और किन महत्वपूर्ण घटनाओं ने हमारे जीवन को यहाँ तक पहुँचाया। इसके साथ ही हम देखेंगे कि कैसे एवोल्यूशन ने हमें आज का इंसान बनाया। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध, और चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब से करीब 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का माहौल बिल्कुल नर्क की तरह था। चारों ओर उबलता हुआ लावा बह रहा था। गैस और धूल के बादलों ने पूरी पृथ्वी को घेर रखा था। ऐसी स्थिति देखकर यह विश्वास करना कठिन है कि कभी इस ग्रह पर करोड़ों प्रजातियां पनप सकेंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में पृथ्वी पर पहली बार जीवन का अंकुर फूटा। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर कैसे आया। वैज्ञानिक इस विषय पर अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ का मानना है कि जीवन का पहला बीज किसी उल्का पिंड के साथ अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया, जबकि अन्य का मानना है कि जीवन के प्रारंभिक तत्व पृथ्वी पर पानी में उपस्थित कुछ रसायनों के मिलन से स्वतः उत्पन्न हुए। आपका, मेरा और इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का सफर 4 अरब साल पहले इसी नर्क जैसे वातावरण में पानी के भीतर एक कोशिका के रूप में, अर्थात एक सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। यह जो आप सेल देख रहे हैं यही हमारा पूर्वज है, और पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज
4 अरब साल पहले इसी सेल ने जीवन की नींव रखी थी। आज हम जिस रूप में हैं, उस यात्रा की शुरुआत इसी सेल के अंदर डीएनए के रूप में छिपे कुछ कोड्स और सूचनाओं के साथ हुई थी। इस सेल में मौजूद जीन इंफॉर्मेशन को बाहर भेजने में सक्षम थे। लगभग 50 करोड़ साल तक पृथ्वी पर जीवन सिंगल सेल के रूप में ही बना रहा। फिर 50 करोड़ साल बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले इस सिंगल सेल ने खुद की कॉपी बनाना शुरू कर दिया और अपने जैसे ही एक क्लोन का निर्माण करने लगा। यह एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि एक सेल का अपने ही क्लोन का निर्माण करना जीवन के एक नए रूप का जन्म था और इस प्रक्रिया के माध्यम से पुराने सेल एक नई पीढ़ी को जन्म दे सकते थे। यदि यह सेल खुद का क्लोन बनाने में सक्षम नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन उसी समय समाप्त हो गया होता जब जीवन के पहले बीज ने जन्म लिया था। यह प्रक्रिया 2 अरब सालों तक चलती रही। पुराने सेल अपना कॉपी बनाते और अपनी जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहे। लेकिन 2 अरब साल बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। 2 सेल आपस में मर्ज हो गए और उनके जीन आपस में मिलकर एक हो गए। अब यह मर्ज्ड सेल खुद का क्लोन बनाने लगे, जिसमें एक नहीं बल्कि दोनों सेल के जीन मौजूद थे। इस घटना के बाद जीवन की विभिन्न शाखाएं निकलने लगी। इन सेल्स में म्यूटेशन होने लगा और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिकीय जीवों का विकास होने लगा। जीवन धीरे धीरे अधिक जटिल होता गया। इन सेल्स से पानी के भीतर नई नई प्रजातियां विकसित होती गईं, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे, जिनसे हम बने। ये हैं महज 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म, जो लगभग 5.5 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले हमारे पूर्वज हैं। ये वॉर्म अभी पूरी तरह से अंधे हैं, क्योंकि उन्हें अब तक प्रकाश देखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। इस कारण प्रकृति ने अभी तक उन्हें आंखें नहीं दी हैं। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब उन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने और खतरों से बचने के लिए आंखों की आवश्यकता है। इसके बाद करीब 20 मिलियन साल लगे ऐसे सेल्स विकसित होने में जो प्रकाश का अनुभव कर सकें। अब फाइनली इन वाटर वॉर्म के अंधकार का अंत हो गया। अब वे पहली बार इस रंगीन दुनिया को अपनी आंखों से देख सकने में सक्षम हो गए थे, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें विकसित हो चुकी थीं। अब हमारे पूर्वज इस दुनिया को अपनी आंखों से देखने और खोजने के काबिल हो गए थे। लेकिन अब आंखों से देखी गई जानकारी को प्रोसेस करने के लिए एक और चीज की जरूरत थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंखों के पीछे एक छोटा सा मस्तिष्क विकसित होने लगा। हमारे पूर्वज अब इवोल्यूशन के चलते वॉर्म नहीं रहकर मछली जैसी आकृति के हो गए। हमारा दिमाग अब छोटे मोटे सिंपल डिसीजन ले सकता था और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेल्स में म्यूटेशन के कारण कई तरह की प्रजातियां विकसित हो गईं, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थीं। हमें अब इन खतरनाक प्रजातियों से खतरा था। अगर हमें नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा बनकर जीवित रहना है, तो हमें इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। और एवोल्यूशन ने अपना काम किया। समुद्र के पानी में जीवित रहने के लिए अब हमारी स्किन कठोर हो चुकी थी। हमारे जबड़े और मजबूत दांत भी विकसित हो गए थे। अब हम छोटे मोटे शिकारियों से अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। आज से 375 मिलियन साल पहले हम एक कवच युक्त मछली बन चुके थे। हमारी लंबाई लगभग 1 फुट थी और हमारा भोजन छोटी छोटी मछलियां थीं। लेकिन समुद्र पर तो अभी भी अन्य दैत्याकार जीवों का ही शासन था। हमारे पास अब सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो इन समुद्री राक्षसों का शिकार बनकर अपनी यात्रा को यहीं समाप्त कर लें, या फिर जीवित रहने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजें। और हमने चुना उथले पानी का रास्ता। उथले पानी में समुद्री दैत्य नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक चुनौती थी, ऑक्सीजन की कमी। अपने आप को बचाने के लिए 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जो इससे पहले किसी मछली ने नहीं किया था। हमने पहली बार अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और हवा में सांस ली। अब जो हवा हम अपने भीतर खींच रहे थे, उसके लिए हमारे शरीर में एक नए अंग का विकास हुआ, हमारे फेफड़ों का। अब हम एक संकरित प्राणी बन चुके थे जो हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते थे। हमारे पास अब फेफड़े और गिल्स दोनों ही थे। आज के समय में हमारे गिल्स पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें उनकी आवश्यकता नहीं है और हम केवल फेफड़ों के सहारे ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में अभी भी गिल्स की मैकेनिज्म का अवशेष बना हुआ है, जिसके कारण कभी कभी हमें हिचकियां आती हैं। लगभग 365 मिलियन साल पहले हमने अपने सिर को पानी से बाहर निकाला और एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए कदम बढ़ाया। पानी के बाहर हमारे सामने एक खूबसूरत दुनिया थी और पहली बार हमने पानी को छोड़कर जमीन पर कदम रखा, जहां एक नई दुनिया हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थी। यह वह अद्भुत क्षण था जब हमने नए जीवन की तलाश में पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए भोजन भी उपलब्ध था और सांस लेने के लिए हवा भी।
टिक्टालिक ये वही मछली थी जिसने पानी से बाहर निकलने का साहस किया था। लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी तेज थी तो उससे बचने के लिए हमारी स्किन मोटी और सख्त होती गई। अब हमने जमीन पर जीने की कला सीख ली थी। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते और कुछ समय बाद उनसे नवजात बच्चे बाहर निकलते, जिनका इस नई दुनिया में प्रकृति स्वागत करती। जब वे इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करते तो उनकी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए मस्तिष्क और अधिक विकसित होता गया। हमारी बुद्धि का विकास होता रहा और यह आवश्यक भी था, क्योंकि भविष्य में बुद्धिमानी के कारण ही हम जीवित रह पाएंगे। लेकिन हम पृथ्वी की इस जमीन पर अकेले नहीं थे। अन्य प्रजातियां भी हमारे साथ इस नई दुनिया का हिस्सा थीं। यहाँ भी हमारे कॉम्पिटिटर मौजूद थे, जिनसे हमें अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में फिर से म्यूटेशन के चलते बदलाव आए और हमारे जबड़ों की मांसपेशियां अधिक मजबूत हो गईं। इससे हम बहुत तेजी से अधिक भोजन का उपभोग कर सकते थे। अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली हो चुके थे और उनके शिकार में भी सक्षम थे। लेकिन सब कुछ हमेशा स्थिर नहीं रहता। परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं और ऐसा ही कुछ 250 मिलियन साल पहले हुआ। साइबेरिया में पिघले हुए चट्टानें पृथ्वी की क्रस्ट से बाहर निकलने लगी। इस मैग्मा के कारण हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में फंसा लिया, जिससे पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ गया। सीधे शब्दों में कहूँ तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। इस नई स्थिति में वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पौधों को खाने वाली प्रजातियां समाप्त होने लगी, जिससे मांसाहारी प्रजातियां भी धीरे धीरे खत्म हो गईं और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। बचे हुए 5% जीवों में हम भी शामिल थे और अन्य प्रजातियां जो भविष्य में डायनासोर बनने वाली थीं। धीरे धीरे प्रकृति का प्रकोप कम हुआ और पृथ्वी का वातावरण फिर से सुखद और अनुकूल होता गया। जब वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण पृथ्वी पर महाविनाश हुआ, तब हम एक बड़ी छिपकली के आकार के जीव थे। लेकिन उस महाविनाश के कुछ समय बाद हम एक बड़ी बिल्ली के आकार के हो गए थे। अब हम अपने शरीर को घसीटकर नहीं चलते, बल्कि अपने पैरों के सहारे आगे बढ़ सकते थे। एक बड़ी छिपकली से इस आकार तक विकसित होने में हमें 30 मिलियन साल लगे, जो लगभग 220 मिलियन साल पहले की बात है। यह प्रजाति भीषण प्राकृतिक आपदा को सहन करके यहाँ तक जीवित रह पाई है। लेकिन हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं जिन्होंने यह आपदा झेली है। कोई और भी है जो इस आपदा से गुजरकर अपनी हुकूमत कायम करने में सक्षम हो गया है। ये हैं डायनासोर। अब धरती पर इनका ही दौर है। अगर हमें इस ग्रह पर जीवित रहना है तो हमें उनसे खुद को बचाना होगा। डायनासोर छोटे रेप्टाइल्स से विकसित हुए और उन्होंने भी महाविनाश को सहन किया। इनका विकास हमारी तुलना में बहुत तेजी से हुआ है, जिसके कारण ये आज बहुत ही विशालकाय हो चुके हैं। इन भूखे डायनासोरों से बचने के लिए हमें भी नेचुरल सिलेक्शन को अपनाना होगा। हमें ऐसा बनना होगा कि हम इनकी नजरों से छुप सकें। कई मिलियन सालों तक हम छुपते छुपाते जीवित रहे। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा आकार छोटा होता गया और हम एक छछूंदर की तरह दिखने लगे। हम जमीन के अंदर बिल बनाकर खुद को छुपाने लगे। अब हमें डायनासोरों के लिए देख पाना मुश्किल हो गया था। हमारे शरीर पर घने बाल थे जो सर्दी के समय खड़े हो जाते थे और हवा को कैद कर लेते थे, जिससे हमें गर्मी मिलती थी और ठंड से बचाव होता था। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब हमें इनकी उतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए हमारे शरीर पर अब कम बाल हैं, क्योंकि अब हम अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं और आर्टिफिशियल चीजों की मदद से अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल सकते हैं। हालांकि डायनासोरों का खतरा हमेशा बना रहता था, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना होता था। जिससे पहले डायनासोर हमें देखें, उससे पहले हमें उनका आभास होना चाहिए था। हमने फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और हमारी इंद्रियां अधिक तेज होती गईं। हमारी देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बढ़ती गई। जिससे पहले कि डायनासोर हमें देख पाते, हम सतर्क हो जाते थे। अब हमारा ब्रेन और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, क्योंकि हमें हालात के अनुसार तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता थी। अब मानवता का भविष्य इस छोटी सी प्रजाति पर निर्भर था। अगर हम अपने छोटे से मस्तिष्क और तेज इंद्रियों का सही उपयोग नहीं कर पाए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को पार करना इन्होंने सीख लिया। हम मनुष्यों के लिए यदि कोई अच्छी चीज हुई है तो वह डायनासोरों का अस्तित्व था। इन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और शक्तिशाली इंद्रियां हैं। हमारे पूर्वज पहले अंडे दिया करते थे, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि खुद की जान बचाना भी मुश्किल था।
ऐसे माहौल में अपने अंडों की देखभाल करना असंभव था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और प्रकृति ने उन्हें एक नई शक्ति प्रदान की। वह शक्ति थी जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि माँ के गर्भ में होने लगा और उन नन्हे बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए हमारी ग्रंथियां विकसित होकर दूध देने वाली ग्रंथियों में बदल गईं। इस परिवर्तन के कारण हम इस योग्य हो गए कि अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख मिटा सकें। इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अब हमारी प्रजाति का इस दुनिया में जीवित रहना अधिक आसान हो गया। सिंगल सेल से इंसान बनने की इस यात्रा में यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 विभिन्न प्रजातियां विकसित हुईं, एक छोटे चूहे से लेकर विशाल व्हेल्स और हम इंसानों तक। यहीं से स्तनधारियों का दौर शुरू हुआ, लेकिन इस समय भी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज कायम था। हालांकि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक और महाविनाशकारी घटना घटी। एक माउंट एवरेस्ट के आकार की चट्टान अंतरिक्ष से तेजी से आई और मैक्सिको की खाड़ी में आकर टकराई। इस एस्ट्रॉइड के प्रभाव से पृथ्वी पर एक विनाशकारी महाप्रलय शुरू हो गया। धूल और धुएं के बादलों ने संपूर्ण पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर की वजह से जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे और भयंकर भूकंपों ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि हर ओर आग ही आग थी। वनस्पतियां जलकर राख हो गईं और डायनासोर भी इस जलती हुई धरती पर राख में बदल गए। केवल डायनासोर ही नहीं बल्कि अन्य बड़ी बड़ी प्रजातियों के जीव भी इस प्रलय में दम तोड़ने लगे। यह आपदा इतनी भयंकर थी कि अब हमारे पास जीवित रहने का एकमात्र उपाय था कि हम पृथ्वी में बिल बनाएं और उनमें छुपकर अपने आप को सुरक्षित रखें। सौभाग्य से हम इस काम में कुशल हो चुके थे और हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर जितने भी विशालकाय जानवर थे वे अब विलुप्त हो चुके थे। केवल छोटे छोटे जीव ही इस विनाशकारी आपदा में जीवित रह सके और सौभाग्य से हम उनमें से एक थे। इस प्रलय ने पृथ्वी की 95% से अधिक प्रजातियों को समाप्त कर दिया। धूल, राख और धुएं के बादलों ने सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर दिया था। पेड़ पौधे नष्ट हो गए। मैक्सिको की खाड़ी में शुरू हुई एक सामान्य आपदा कुछ ही क्षणों में एक महाप्रलय का रूप ले चुकी थी। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, नवनिर्माण। किसी भी नए निर्माण से पहले पुराने निर्माण को समाप्त होना होता है। इस प्रलय ने विशालकाय जीवों को समाप्त कर एक नई प्रजाति को विकास का अवसर दिया और वह नई प्रजाति थी हम, मैमल्स। इस प्रलय में छोटे छोटे बग्स जैसे कि कॉकरोच आदि भी बच गए। अब हमारा भोजन केवल यही थे। इन्हें खाकर हमारे पूर्वजों ने अपनी भूख मिटाई और अपनी जान बचाई। आज हम इस धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उन कॉकरोचों का भी है जिन्हें खाकर हमारे पूर्वज जीवित रह सके। अब पृथ्वी पर मैमल्स का दबदबा था। उस समय हमारा आकार मात्र 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियों में फिर से बदलाव आया। महाप्रलय को अब 5 मिलियन वर्ष बीत चुके थे। वनस्पति जीवन ने फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। पेड़ों पर फल लगने लगे और पकने लगे जिनमें वे सारे पोषक तत्व थे जो हमें चाहिए थे। सरल सी बात है, जितना ज्यादा हम खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि फल पेड़ों पर होते थे और हम जमीन पर रहते थे। तो प्रकृति ने हमें फिर से चुना और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा विकास इस तरह हुआ कि अब हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर फल खा सकते थे। आज से 56 मिलियन साल पहले हम पेड़ों की नई दुनिया में पूरी तरह बस चुके थे। अब हमारा जमीन से कोई खास संबंध नहीं रहा, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर हम अपना भोजन जुटा सकते थे। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। आने वाले 10 मिलियन वर्षों के दौरान पृथ्वी का तापमान बदलता रहा। जंगल सूखने लगे और आकार में छोटे होते गए, जिससे भोजन की कमी बढ़ने लगी। इस स्थिति में नेचुरल सिलेक्शन ने फिर से भूमिका निभाई। हमारी पूंछ धीरे धीरे गायब हो गई। हमारे हाथ लंबे हो गए, जिससे हम अपने हाथों को फैलाकर फलों को आसानी से तोड़ सकते थे। हम हमेशा पेड़ों की शाखाओं से चिपके रहते थे। पृथ्वी के तापमान में आए बदलावों ने हमारे पूर्वजों को भी स्थायी रूप से बदल दिया। हम पृथ्वी के बदलते माहौल के अनुसार अपने आप को ढालते गए और प्रकृति हमें निरंतर बदलती रही। लेकिन पृथ्वी में होने वाला यह बदलाव यहीं नहीं रुका। अफ्रीकन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स के खिंचाव के कारण ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी और इसके किनारों पर 3500 मील लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी।
पहले इंडियन ओशियन से उठने वाले बादल पूरे अफ्रीका में बरसते थे, लेकिन अब इन पर्वत श्रृंखलाओं ने उन बादलों को रोक दिया, जिससे इस क्षेत्र में सूखा पड़ने लगा। धीरे धीरे पेड़ खत्म होने लगे और जंगलों का अस्तित्व समाप्त होने लगा। परंतु सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी इलाके में फंसे हुए थे जहां सूखा पड़ा हुआ था। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर हमें भोजन नहीं मिला तो सिंगल सेल से इतने जटिल जीव तक का हमारा सफर यहीं रुक जाएगा। हमें अब खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना था जो हमारे किसी भी पूर्वज ने पहले कभी नहीं किया था। 4.5 मिलियन साल पहले हम आर्डिपिथेकस रामिडुस कहलाते थे। हमारी ऊंचाई लगभग 4 फीट थी और हमारा मस्तिष्क एक संतरे के आकार का था। यहाँ कभी घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ गिने चुने पेड़ दिखाई देते थे। हम इन पेड़ों की टहनियों पर खड़े हो सकते थे, उन पर चल सकते थे और छोटी छोटी शाखाओं पर लगे फलों को खाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हमारी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन यहाँ नहीं था। जो भी पेड़ मौजूद थे वे दूर दूर तक फैले हुए थे। इसलिए अब हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर नहीं जा सकते थे। अब हमें उन अन्य पेड़ों तक पहुँचने के लिए जमीन पर उतरकर चलना पड़ा। आज से लगभग 4.4 मिलियन साल पहले हमने पहली बार जमीन पर चलना सीखा। अब हम केवल 2 पैरों पर चल सकते थे, जिससे हमारे हाथ फ्री हो गए थे और हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ों से फल तोड़ सकते थे। इससे हमारा काम अधिक आसान और तेज हो गया था। हम अपने हाथों का उपयोग करके अधिक मात्रा में भोजन इकट्ठा कर सकते थे। अगले 1 से 2 मिलियन सालों तक हमारा एवोल्यूशन होता रहा और हमारा शरीर इस प्रकार से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर तेजी से चलने लगे। हमने पेड़ों को छोड़कर खुले मैदानों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। 2 पैरों पर चलने की वजह से हम तेजी से आगे बढ़ने लगे, जिससे हमें खाना, पानी और आश्रय ढूंढने में आसानी हुई। लेकिन 2 पैरों पर चलने के कारण बच्चे को जन्म देने में कठिनाइयां बढ़ गईं और पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। इस स्थिति में नेचुरल सिलेक्शन ने एक बार फिर से अपना प्रभाव दिखाया। हमने ऐसे बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया जो समय से पहले ही पैदा हो जाते। माँ की कोख में बच्चे का जो जरूरी विकास होना चाहिए था वह हो जाता और बाकी का विकास जन्म के बाद होता। आपने देखा होगा कि हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी कमजोर होते हैं। उन्हें अपने पैरों पर चलने में कई महीने लग जाते हैं और माँ को उन्हें सालों तक दूध पिलाना होता है और उनकी देखभाल करनी होती है। तब जाकर उनका शरीर पूरी तरह से विकसित होता है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। जब कोई जानवर अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा जन्म के कुछ ही मिनटों में चलने फिरने और दौड़ने लगता है, लेकिन इंसानों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। आज से करीब 3.2 मिलियन साल पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे। हम हमेशा अपने 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और हम उनसे तेज भी नहीं दौड़ सकते थे। पर हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर जंगली जानवरों से बच सकते थे। हम लगातार अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके इन खतरों से बचते रहे और समय के साथ हमारा दिमाग बड़ा होता गया। लगभग 2.3 मिलियन साल पहले हमारे दिमाग का आकार पहले से 2 गुना हो चुका था। इसी टाइम पीरियड में हम होमो हैबिलिस कहलाते थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे जो इनके पूरे भविष्य को बदलने वाले थे। अब हम पूर्वी अफ्रीका में इकलौते ऐसे प्राणी थे जो अपनी किस्मत का खुद निर्धारण कर सकते थे, क्योंकि अब हमारे पास पत्थर के औजार थे जिनका उपयोग हम शिकार के लिए कर सकते थे। हमसे पहले किसी भी जीव ने ऐसा कोई आर्टिफिशियल उपकरण नहीं बनाया था। हम सबसे अलग थे और यह हमारी बुद्धि की बदौलत संभव हुआ। यह तो बस शुरुआत थी। अभी हम बहुत कुछ बनाने वाले थे। अपनी भूख मिटाने के लिए हमें कभी कभी अन्य जानवरों के शिकार को उनसे छीनना पड़ता था। कभी कभी हमें अपने साथी मानवों से लड़ाई करके खाना छीनना पड़ता और ऐसा करने में हम सफल भी हो जाते, क्योंकि अब हमारे पास पत्थर का हथियार था जो हमारी बड़ी ताकत बन चुका था। कई बार ऐसा होता कि जिस भोजन को लेकर हम संघर्ष करते उसमें से मांस खत्म हो जाता और केवल हड्डियां बचती। अफ्रीका के उस हिस्से में अब पेड़ समाप्त हो चुके थे, इसलिए हमारे पास खाने का कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए हमने उन हड्डियों को तोड़ना शुरू कर दिया जिनके अंदर बोन मैरो होता था, जिसमें वे सभी पोषक तत्व होते थे जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक थे। अगर हमारी किस्मत अच्छी होती तो हमें ताजा मांस मिल जाता, वरना सिर्फ बोन मैरो खाकर ही गुजारा करना पड़ता। कठोर
हड्डियों के भीतर से बोन मैरो निकालने के लिए अब हमारे पास एक शानदार औजार था। समय के साथ जैसे जैसे हमने पत्थर के औजारों का उपयोग बढ़ाया, हम इन्हें बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम होते गए। हमारे हाथों के अंगूठे धीरे धीरे बड़े होते गए, जिससे औजारों को पकड़ना और अधिक सुविधाजनक हो गया। आज भी हमारे दैनिक जीवन में अंगूठे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना अंगूठे के हमारा कार्य अधूरा ही रह जाता। जिस पेन को आप पकड़कर लिख सकते हैं, यह सब अंगूठे की वजह से ही संभव है। इसके अतिरिक्त हम अन्य चीजों को भी अपने हाथों में आसानी से पकड़ सकते हैं। यह सब केवल इसलिए हो सका क्योंकि लगभग 2 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजारों का उपयोग किया था, जिसने हमारे शरीर की संरचना को बदल दिया। एवोल्यूशन चलता रहा और लगभग 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बन गए। इससे पहले तक हम स्कैवेंजर थे, जो दूसरों द्वारा किए गए शिकार को चुरा लेते थे। लेकिन अब हम शिकारी बन चुके हैं। अब हम स्वयं शिकार करते हैं और भोजन की कमी को दूर करते हैं। अब हमने अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। हम मिलकर शिकार करते हैं और साथ मिलकर भोजन करते हैं। अब हम इतनी तेज दौड़ सकते हैं कि अपने शिकार को गिरा सकें। फिर एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। आसमान से बिजली गिरी और आग लग गई, जिसने हमें गर्माहट दी और ठंड से बचाया। उस आग में कुछ जंगली जानवर भी जलकर मारे गए। मांस हमारे लिए बहुत मूल्यवान था, इसलिए हमने उसे व्यर्थ जाने नहीं दिया। हमने पहली बार आग में भुना हुआ मांस खाया, जो बहुत ही स्वादिष्ट था और चबाने में भी आसान था। हमने आग जलाना सीख लिया, जो हमारी दुनिया को बदलने वाला था, क्योंकि अब प्रकृति की शक्ति हमारे हाथ में थी। आग हमें दूसरे जानवरों से सुरक्षा देती, ठंड से बचाती और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक हम कच्चा मांस खाते आ रहे थे, जिससे उसे चबाने और पचाने में हमारी शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आग की खोज ने यह कार्य आसान कर दिया। अब हम मांस को आग पर भूनकर ही खाते थे। भुने हुए मांस को चबाने में हमारे जबड़ों की मांसपेशियों को कम मेहनत करनी पड़ती और उसे पचाने में भी हमारे शरीर को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। अब यह बची हुई ऊर्जा हमारे दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे हमारा दिमाग बड़ा होने लगा और हम अधिक बुद्धिमान होते गए। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से सही ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, जिससे आपसी समझ बनाना हमारे लिए कठिन था। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने यहाँ भी अपना काम किया। हमारे गले की मांसपेशियों में बदलाव आया, जिससे अब हम विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल सकते थे। हम बोलकर एक दूसरे से बात करने लगे। भाषा हमारे लिए बहुत बड़ा साधन साबित हुई। हमारे शरीर में यही एक पहेली बची थी, जिसे प्रकृति ने सुलझा दिया। आज से लगभग 2 लाख साल पहले सिंगल सेल से शुरू होकर जटिल जीवन के रूप में अरबों सालों की सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम यहाँ पहुँचे। हम होमो सेपियंस, इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी, जिनका दिमाग बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है। हमने औजारों का उपयोग करना सीखा, भाषा का इस्तेमाल करना सीखा, हमने खेती और पशुपालन सीखा, हमने कम्युनिटी में रहकर गाँवों और शहरों का निर्माण किया, हमने पहिए की खोज की, रेल बनाई, हवाई जहाज और रॉकेट विकसित किए। हमने अपना पहला कदम भोजन की तलाश में पेड़ों को छोड़कर जमीन पर रखा। लेकिन आज हम चंद्रमा पर भी अपना पहला कदम रख चुके हैं। हमने संस्कृतियों को बनाया और पृथ्वी के हर कोने में फैले। हमने ज्ञान और विज्ञान को समझा। भोजन की भूख से हम अब ज्ञान और नवीनता की भूख महसूस करने लगे हैं। हमारा सफर एक सिंगल सेल से शुरू हुआ, लेकिन आज हम बुद्धिमान और जटिल मनुष्य बन गए हैं। इस सफर में हमने बहुत सारी आपदाओं का सामना किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी और जीने के लिए लड़ते रहे। हम सीखते रहे और प्रकृति के संगत माहौल में अपने आप को ढालते रहे। आज जीवन के इस सफर में हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आज भी हम सीखते ही जा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ अपना अनुभव और ज्ञान शेयर कर रहे हैं। हमारे एवोल्यूशन का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, नई नई मुश्किलों का सामना करना है और अपनी सभ्यता को ब्रह्मांड के हर कोने में फैलाना है। तो दोस्तों, ये था सिंगल सेल से इंसान बनने तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए आपके सामने आई वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
في بلس 500 أن الأرقام تتحدث